हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है गैस टरबाइन पावर प्लांट, इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें अब तक हमने क्या पढ़ा है। अब तक हमने जो डिफरेंट टाइप के पावर प्लांट्स डिस्कस किए हैं, उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट को हमने डिस्कस किया है, डीजल पावर प्लांट को हमने डिस्कस किया है। अब तक हमने हाइड्रो टरबाइन पावर प्लांट को डिस्कस किया है और स्टीम टरबाइन पावर प्लांट को डिस्कस किया है। अभी आने वाली कड़ी में हम और भी डिफरेंट टाइप के पावर प्लांट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम गैस टरबाइन पावर प्लांट्स का डिस्कशन करते हैं। गैस टरबाइन पावर प्लांट्स मेजरली कहाँ पर यूज़ होते हैं? तो इनका यूज़ हम दोनों जगह पर देखने को हमें मिलता है। पहला है कि अगर आपको कभी भी एयरक्राफ्ट्स की बात करनी है कि एयरक्राफ्ट्स में कौन से सिस्टम का हम यूज़ करते हैं, उनके नॉर्मल मोशन के लिए कैसे वो प्रोसेस करते हैं, कैसे उनका मोशन होता है। ठीक है, एयरक्राफ्ट्स में हम गैस टरबाइन पावर प्लांट्स का यूज़ क्यों करते हैं, उसका बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि इनका वेट जो है वो कंपेरेटिवली कम होता है। एंड वी ऑल नो कि एयरक्राफ्ट्स के केस में हमें लाइटर इंजन्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जब भी आप एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो वेट एक बहुत ही प्राइमरी इशू बन जाता है जिसको हमें कंसिडर करना मस्ट है। दूसरी बात, एयरक्राफ्ट के साथ साथ में अगर आप जेट इंजन्स वगैरह की भी बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यही टाइप के पावर प्लांट्स का आप यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें गैस टरबाइन पावर प्लांट्स की, तो नो डाउट बिकॉज हमने यहाँ पर पावर प्लांट की बात की है तो हमें एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी अगर आपको रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी आपको रिक्वायरमेंट है, तो भी आप गैस टरबाइन पावर प्लांट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे ये एग्जैक्टली काम करने वाले हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्टली ये कैसे वर्क करता है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एनवायरनमेंट से हम एयर को सक करते हैं और एयर को सक करने के बाद में हम कंप्रेशर में भेज देते हैं। कंप्रेशर में इसी एयर को हम लो वॉल्यूम में कॉम्पैक्ट एयर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं और उसी के लिए हम हाई प्रेशर कंप्रेशर का यूज़ करते हैं ताकि मोर ऑक्सीजन गोज टू दी कंबशन चैम्बर। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन कंबशन चैम्बर में मूव करेगी उतना ही बेटर कंबशन हमें देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आपने क्या किया, एनवायरनमेंट से एयर लिया और उसको कंप्रेस कर दिया। ड्यूरिंग दिस व्हाट विल हैपन, you will increase the pressure as well as temperature of the gas will air will increase। ओके, तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की जो एयर है वो आपने कंबशन चैम्बर में भेज दी है। सिर्फ एयर का कंबशन पॉसिबल नहीं है तो आपको यहाँ पर फ्यूल की भी रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए आपने फ्यूल टैंक से फ्यूल लिया और फ्यूल वेल्व से आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने फ्यूल को यहाँ से पास कर दिया। ठीक है, ये फ्यूल जो है वो कंबशन चैम्बर में जा रहा है और कंबशन चैम्बर में आप इस फ्यूल को स्प्रे की फॉर्म में रिलीज़ करते हैं। स्प्रे की फॉर्म में रिलीज़ करने का रीज़न क्या होता है कि ये जब स्प्रे की फॉर्म में होता है तो इसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाता है ताकि इसकी बर्निंग, प्रॉपर बर्निंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और एक बहुत अच्छा कंबशन हमें देखने को मिलता है। कंबशन इज़ नथिंग बट ऑक्सीडेशन। तो आपको जितनी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होगी उतना ही आप बेटर कंबशन आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका इनपुट एयर था कंबशन होने के बाद में वो अब गैस में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, सो दिस गैस इज एक्सपेंडेड इन दी गैस टरबाइन। गैस टरबाइन में हमारा बेसिक पर्पस और बेसिक तरीका क्या होने वाला है। टरबाइन आप सभी को पता है कि टरबाइन में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। तो यहाँ पर ये जो आपने गैस यहाँ पर रिलीज़ की है अब उसका एक्सपेंशन होगा जो कि इंक्रीज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड डायमीटर के टरबाइन में ये होने वाला है। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस गैस टरबाइन दिस एक्सपेंशन विल टेक्स प्लेस एंड यू विल जनरेट पावर फ्रॉम दिस एक्सपेंशन। ओके, हमें यहाँ पर पावर मिल रही है, हमें आरपीएम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और हमें टॉर्क की जब रिक्वायरमेंट होती है तो हमें आरपीएम को रिड्यूस करना होता है और ये करने के लिए हमने यहाँ पर रिडक्शन गियर सिस्टम को अटैच कर रखा है। ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको मैनेज कर सकते हैं। दिस रिडक्शन गियर helps us to generate power according to our requirement. So this goes to the generator and the alternating current power being generated। ठीक है, यही काम जो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं, द सेम मे बी डन बाय जस्ट ट्रांसफरिंग दिस एनर्जी टू द एयरक्राफ्ट इंजन और द जेट इंजन। ठीक है, तो ये हमें हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम हमारी
सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं. सो दिस इज़ अबाउट द बेसिक डिस्कशन ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट. नाउ वी विल डिस्कस द मोर एफिशिएंट और मोर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम अबाउट द गैस टरबाइंस. ओके, अगर हम इस सिस्टम को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बना दें, और कॉम्प्लिकेटेड बनाने के पीछे जो पर्पस है हमारा वो यही है कि हम किसी प्रकार से एफिशिएंसी में इंक्रीमेंट कर दें. तो वो हमारा पर्पस हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं उसको हम देखते हैं. सो दिस इज द सेम गैस टरबाइन पावर प्लांट विथ सम मॉडिफिकेशन and with some improvement to increase the energy of the system, increase the efficiency of the system. Okay, so अगर हम एयर के मूवमेंट की बात करें तो जो एनवायरनमेंट से हम एयर को इनहेल कर रहे हैं, पहले हम उसको फिल्ट्रेशन करेंगे. तो फिल्ट्रेशन के दौरान क्या बेनिफिट होता है कि इसका जो डस्ट वगैरह है वो रिमूव हो जाती है. डस्ट के साथ में ही हमें यहाँ पर कोई मॉइस्चर वगैरह है इसमें, तो वो हम रिमूव कर देते हैं. then it goes to the low pressure compressor. This LPC shows the low pressure compressor. पहले हमने लो प्रेशर कंप्रेशर में इसे क्यों भेजा, क्योंकि इसका अभी प्रेशर कंपेटिवली कम है और हम कंप्रेशन करना चाहते हैं, लेकिन एक ही बार में हम कंप्लीट कंप्रेशन नहीं करना चाहते हैं. उसके पीछे जो बड़ा लॉजिक है वो ये है कि अगर हम कंप्लीट प्रेशर जो अज्यूम करते हैं कि हमारा ये फाइनल हमारा पर्पस है, इतना हमें प्रेशर इंक्रीज करना है, तो अगर हम इसी सेम प्रेशर को एक ही बार में इंक्रीज करते हैं तो प्रेशराइज करने के दौरान टेम्परेचर में बहुत ही सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट होता है. ठीक है, और ये जो टेम्परेचर में सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट होता है ये हमें जो है वो अभिष्ट नहीं है. ये हमें प्रॉब्लमेटिक फील होता है, क्योंकि इससे हमारा जो कंप्रेशन वर्क है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है. तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंस्टीड ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर इन वन सिंगल पास, हम इसे टुकड़ों में करते हैं. तो हमने अज्यूम करते हैं पहले हमने इतना प्रेशर बढ़ाया, और इतना प्रेशर बढ़ाने के दौरान जो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हुआ उस टेम्परेचर को हम अभी डिक्रीज करना चाहते हैं. तो हमें यहाँ पर जो लो प्रेशर कंप्रेशन में जो प्रेशर के साथ में टेम्परेचर में भी इंक्रीमेंट हुआ था, हमने इसको कूल करने के लिए इंटरकूलर का यूज़ किया. अब ये इंटरकूलर क्या है, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कूल द कंप्रेस्ड एयर. तो जो एयर कंप्रेशन के बाद में हीट अप हो गई थी उसको हमने एनवायरनमेंट की एयर से ही हीट एक्सचेंजर के थ्रू कूल कर दिया. अज्यूम करते हैं कि ये पाइप्स के अंदर ये प्रेशराइज्ड एयर है और पाइप्स के बाहर जो है आपने एनवायरनमेंट से ली हुई एयर या किसी और प्रकार से आपने इस एयर को कूल कर दिया. कूल करने के दौरान क्या हुआ, जब टेम्परेचर में डिक्रीमेंट हो गया तो उसी डिक्रीज्ड टेम्परेचर वाली एयर को वापस से जो बचा हुआ प्रेशर है इसको इंक्रीज करना, इसी को अचीव करना, ये हमें बहुत आसान हो जाएगा. सो बाय यूजिंग दिस मेथड हम एक्चुअली उसी हाईएस्ट प्रेशर को अचीव कर पाते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है, और उसमें हमारा जो वर्क होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है और एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेशन इंक्रीजेस. तो हमने बची कुची ये जो गैस है जिसका प्रेशर हमने अभी फुल्ली इंक्रीज नहीं किया था, इसको हमने वापस से प्रेशराइज करने के लिए हाई प्रेशर कंप्रेशर में भेज दिया. एचपीसी इज़ द हाई प्रेशर कंप्रेशर. तो यहाँ पे हम हाईएस्ट प्रेशर जो हमारा रिक्वायर्ड प्रेशर है उसको हम अचीव कर लेते हैं, और इस दौरान जब आपने इंटरकूलर का यूज़ किया तो आपका टेम्परेचर उतना नहीं बढ़ पाता है जितना कि एक बार में ही प्रेशराइज करने पर बढ़ रहा था. ठीक है, सो दिस द बेनिफिट ऑफ यूजिंग इंटरकूलर. आजकल ये जो टेक्नोलॉजी है ये ऑटोमोबाइल सिस्टम्स में भी काफ़ी यूज़ होने लगी है. आप लोगों ने कभी अपने फोर व्हीलर्स जो है, जो हैवी लोड व्हीकल्स होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि ये टर्बो चार्जर विथ इंटरकूलर एंड ऑल. तो यहाँ पर भी ये इनका यूज़ किया जाता है कि कंप्रेशन प्रोसेस के दौरान हम बीच में इंटरकूलिंग कर लेते हैं, तो उससे हमें बेनिफिट मिलता है. ठीक है, तो ये हाई प्रेशर कंप्रेशर के बाद में हमने प्रीवियस फिगर में भी डिस्कस किया था, कंप्रेशन के बाद में हमारा प्रोसेस किधर की ओर मूव करता है, कंबशन चैम्बर की ओर. तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं ये हाई प्रेशराइज्ड कंप्रेस्ड एयर जो है अब ये मूव करती है कंबशन चैम्बर की ओर. लेकिन कंबशन चैम्बर में जाने से पहले ये एक अलग बॉक्स हमने यहाँ पर देखा, इसको हम बोलते हैं रीजनरेटर. तो ये रीजनरेटर क्या है, ये रीजनरेटर एक ऐसा हीट एक्सचेंजर है जिसका मेजर पर्पस होता है कि हम एनवायरनमेंट में रिलीज होने वाली एग्जॉस्ट गैसेस के कांटेक्ट में इस एयर को लेके आते हैं और उससे इस एयर के टेम्परेचर में इंक्रीमेंट कर लेते हैं.
ठीक है, क्योंकि ऐसा करने के दौरान हमारा जो कंप्रेशर है उसमें उसकी एफिशिएंसी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जबकि कंबशन चैम्बर में जाने वाली एयर को ही हम प्री हीट कर पा रहे हैं, तो उससे हमें दोनों बेनिफिट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा हम कैसे कर पाए? हमने एनवायरनमेंट में रिलीज होने वाली हॉट गैसेस के कांटेक्ट में, इनडायरेक्ट कांटेक्ट में इस कंप्रेस्ड एयर को लेके आए, तो उससे इस एयर का टेम्परेचर बढ़ गया, और एनवायरनमेंट में जाने वाली एयर वैसे भी हमारे किसी और काम की नहीं थी, तो हमने उसका यूज़ करके इस कंबशन चैम्बर में जाने वाली एयर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। देन दिस हाई प्रेशराइज्ड एंड हाई टेम्परेचर कंटेनिंग एयर गोज टू कंबशन चैम्बर। कंबशन चैम्बर में वही है हमने जो प्रीवियस डिस्कस किया था कि फ्यूल फ्रॉम द फ्यूल टैंक्स कम्स इन दी कंबशन चैम्बर थ्रू अ फ्यूल वाल्व। ठीक है, तो ये यहाँ पर फ्यूल का इंजेक्शन हुआ, और इसकी वजह से यहाँ पर कंबशन चैम्बर में हमें एनर्जी काफ़ी मिली, और जो एयर थी कंबशन के बाद में अब वो गैस में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो इसके बाद में ये हाई प्रेशर टरबाइन में हमने इसको भेज दिया, जहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर एक्सपेंशन होने वाला है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं टरबाइन में हमेशा एक्सपेंशन के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, तो यहाँ पर टरबाइन में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, और एक्सपेंशन के दौरान हमने काफ़ी सारी एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस की। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि कंबशन चैम्बर में ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में आपका पूरा का पूरा कंबशन कंप्लीट हो जाए। हो सकता है कि अभी इसमें 30 to 40% ऑक्सीजन रिमेनिंग हो, और सारी की सारी जो भी आपने ऑक्सीजन इनहेल की थी वो अभी कंबशन के काम नहीं आई हो। तो ऐसे केसेस में हम ये चाहते हैं कि इसी हाई प्रेशर टरबाइन से निकली हुई एग्जॉस्ट गैसेस का यूज़ हम वापस से कंबशन चैम्बर में कर लें। तो हम एक दूसरे कंबशन चैम्बर का यूज़ करते हैं और थोड़ा और फ्यूल यहाँ पर इंजेक्ट करते हैं, ताकि ये जो रिमेनिंग गैसेस हैं, रिमेनिंग जो ऑक्सीजन है, हम उसका भी यूज़ कर सकें और कंप्लीट एनर्जी को हार्नेस कर सकें। तो इसी के थ्रू हम लोगों ने सेकंड कंबशन चैम्बर में एनर्जी हार्नेस करने के लिए अगेन हमने कंबशन प्रोसेस करवाया, एक्सपेंशन करवाया। तो इस दौरान हमें क्या मिला वापस से, वी अबाउट टू रीच अराउंड 100% कंबशन। ओके, और हम लोगों ने लगभग 100% ऑक्सीजन का यूज़ कर लिया। चूंकि थोड़ा बहुत हम एनर्जी का हार्नेस यहाँ पर कर चुके थे, तो जो हाईएस्ट प्रेशर था जो हमें अचीव हुआ था कंबशन चैम्बर से निकली हुई गैसेस से, उसमें से हम कुछ प्रेशर का यूज़ कर चुके हैं टरबाइन में एक्सपेंशन के दौरान। तो जो अब आपका यहाँ से हाई प्रेशर टरबाइन का जो रिलीज़ हुआ गैसेस था, उनका प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं था, क्योंकि आपने कुछ प्रेशर का यूज़ कर लिया है। तो इस दौरान आपने जब इसे वापस से कंबशन चैम्बर सेकंड में भेजा, तो इसका थोड़ा बहुत प्रेशर एज्यूम करते हैं थोड़ा और बढ़ गया बिकॉज ऑफ द कंबशन चैम्बर टू, द कंबशन प्रोसेस। तो इस रिमेनिंग प्रेशर का एक्सपेंशन करने के लिए हम वापस से इसे हाई प्रेशर टरबाइन में नहीं भेज सकते हैं, इसलिए हमें अब लो प्रेशर टरबाइन का यूज़ करना पड़ेगा। तो हमने इस गैस को अब लो प्रेशर टरबाइन में भेजा, जहाँ पर ये रिमेनिंग जो प्रेशर है उसका एक्सपेंशन करने के दौरान हमें और जो बची कुची एनर्जी है वो हमें यहाँ से मिल जाएगी, और लो प्रेशर टरबाइन से जो एग्जॉस्ट है, जो कंप्लीट कंबशन होने के बाद वाली गैसेस हैं, उसको अब हमें एनवायरनमेंट में रिलीज़ करना है। और उसी को रिलीज़ करने से पहले हमने यहाँ से पास करवाया, और कंबशन चैम्बर में जाने वाली गैसेस को हमने प्री हीट किया था, जो कि हमने रीजनरेटर के बारे में इसे समझ लिया है ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद में हम इसे एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर लेते हैं। यहाँ पर एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जो इस फिगर से हमें समझनी चाहिए, और वो ये है कि हमें यहाँ पर एक बात दिख रही है पहले की ही तरह, कि यहाँ पर ये जो कपलिंग्स है, ये जो दो शाफ्ट को हमने यहाँ पर जोड़ रखा है, इसको हम कपलिंग कहते हैं। तो यहाँ पर ये कपलिंग ये रिप्रेजेंट कर रखी है कि हमने टरबाइन को टरबाइंस को हमने कंप्रेशर से कपल कर रखा है। उसका जो पर्पस है उसका मतलब यही है कि हम टरबाइंस से निकली हुई एनर्जी को ही हम यूज़ कर रहे हैं कंप्रेशर्स को रन करने के लिए। ठीक है,
तो इन दोनों टरबाइन से जो हमें एनर्जी मिली है उसका फर्स्ट वर्क क्या है कि हमने कंप्रेशर्स को रन किया, और दूसरी बात जो रिमेनिंग एनर्जी है उसको हम लोड को सप्लाई कर रहे हैं। तो लोड यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लोड आपका, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर रहे हैं तो वो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सिस्टम हो सकता है, जनरेटर वगैरह हो सकते हैं जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, या फिर अगर आप एयरक्राफ्ट सिस्टम्स की बात कर रहे हैं या फिर जेट इंजन्स की बात कर रहे हैं तो वो मूवेबल डिवाइस, वो मूवेबल इंजन हो सकता है जिसको हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट गैस टरबाइन पावर प्लांट्स, जो कि हम एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी काम में ले सकते हैं और एयरक्राफ्ट वगैरह के लिए भी हम काम में ले सकते हैं। इनको यूज़ करने का जो मेजर रीज़न होता है वो ये होता है कि इनकी साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, और ये अ, चूंकि हमें एयरक्राफ्ट वगैरह के केसेस में सबसे बड़ा इशू साइज़ और वेट का ही होता है, इस वजह से हमारे लिए ये गैस टरबाइन पावर प्लांट्स काफ़ी सहूलियत भरे होते हैं जिनको हम एयरक्राफ्ट साइकिल्स में यूज़ कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सोलर पावर प्लांट की बात करते हैं। हम लोगों ने गैस टरबाइन पावर प्लांट में देखा कि नो डाउट ये काफ़ी हद तक हमारे लिए सहूलियत भरा था, बट उसमें हम फॉसिल फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं, हम गैसेस का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस का यूज़ हो रहा है या एलपीजी या किसी और गैस का हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम किसी प्रकार से सिस्टम में जो फ्यूल है हमारा वो एनवायरनमेंट में कार्बन डिपॉजिट को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, कार्बन एमिशंस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसी वजह से हमें अब जो रिक्वायरमेंट हो रही है आने वाले समय में, हमें रिन्यूएबल एनर्जीज़ की ओर मूव करने की रिक्वायरमेंट है। हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि अब हम जो रिलायबल रिसोर्सेज हैं, जो एनवायरनमेंट, जो वातावरण के द्वारा या नेचर के द्वारा जो हमें एनर्जी मिली है, हम उसी को अगर किसी प्रकार से हार्नेस कर सकें जिससे मिनिमम पोल्यूशन हम एनवायरनमेंट को दे पाएँ, उन पर्टिकुलर टाइप्स के पावर प्लांट की यूज़ करने की रिक्वायरमेंट अब काफ़ी बढ़ गई है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पावर प्लांट को समझने से पहले हम पहले सोलर प्लेट्स की बात करते हैं। तो सोलर प्लेट्स किस किस तरह की हुआ करती है? सोलर प्लेट्स जो है वो फ्लैट टाइप की भी हुआ करती है, इनको हम फ्लैट प्लेट कलेक्टर बोलते हैं। तो ये सोलर प्लेट्स में क्या होता है, आपने शायद फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स देखे हो। यहाँ पर एनर्जी आपको अज्यूम करते हैं ये इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है, और यहाँ से ये रिफ्लेक्शन हो रहा है और काफ़ी एनर्जी यहाँ पर हमने एब्जॉर्ब कर ली है और रिमेनिंग एनर्जी वो रिफ्लेक्ट हो गई है। ठीक है, कई बार ये सोलर, और इसी के दौरान फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स के दौरान आप यहाँ पर कोई एब्जॉर्बर प्लेट वगैरह का यूज़ करते हैं जो कि हीटअप हो जाती है। ओके, और उससे हम सोलर एयर हीटर या फिर सोलर वाटर हीटर वगैरह को काफ़ी रन करते हैं। नाउ इसी का थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज्ड वर्जन, कि जब हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स में आपको इतना अच्छा एनर्जी एफिशिएंसी नहीं मिलता है, तो हम थोड़ा सा जो प्लेट्स होती है उनको कर्व्ड कर देते हैं। तो कर्व्ड प्लेट्स में क्या होता है कि आप लोगों ने पढ़ा है पैराबोला वगैरह में कि जो भी आपका फोकस है वो उसके ऊपर, फोकस के ऊपर आप सारी की सारी रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करके कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसी फिगर की हेल्प से आपको समझाना चाहूँ तो अज्यूम करते हैं कि ये इंसिडेंट सोलर रेडिएशंस है, और इंसिडेंट सोलर रेडिएशंस जो इस कर्व्ड प्लेट के ऊपर आपको गिरती हुई मिल रही है, ये यहाँ पर जैसे ही गिरती है उसके बाद में रिफ्लेक्ट होके ये बीच में जो मैंने फोकस बताया है, रेड कलर का जो सेंटर है, ओके, उसके ऊपर आपको इंसिडेंट होती हुई मिलती है। तो इसमें बेनिफिट क्या हो गया है कि रेडिएशंस गिर रही है किसी भी लोकेशन के ऊपर, लेकिन वो रिफ्लेक्ट कहाँ पर हो रही है, इस रेड कलर के फोकस को हमने जिससे रिप्रेजेंट किया है। तो अगर हम इस फोकस के ऊपर कोई ट्यूब या फिर कोई बॉल या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट रख दें जिसमें कोई फ्लूइड मूव कर रहा हो, तो डेफिनेटली वो काफ़ी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो वही काम हमने यहाँ पर किया है। सोलर कलेक्टर्स हमने यहाँ पर पैराबोलिक टाइप के बनाए हैं, और ये जो ये रेड मरून कलर की जो ट्यूब्स दिख रही है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दी प्लेट्स सरफेस एरिया। तो प्लेट पर कहीं पर भी सोलर एनर्जी गिर रही है और वो रिफ्लेक्ट होकर इस ट्यूब के ऊपर गिर रही है, और ट्यूब के ऊपर जो आपको एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, तो इस ट्यूब के अंदर जो भी फ्लूइड मूव कर रहा है वो काफ़ी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि हमने कोई एक ऐसे हीट ट्रांसफर फ्लूइड का यूज़ किया, इट इज़ नॉट नेसेसरली वाटर। तो हमने कोई हीट ट्रांसफर फ्लूइड का यूज़ किया जो कि बहुत अच्छे खासे टेम्परेचर पर भी वो
ऐसा भी हो सकता है कि हम उसे लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कर पा रहे हैं या फिर लिक्विड से लिक्विड में ही कन्वर्ट रख रहे हैं, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। वैसे हम ये चाहते हैं कि ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट अगर हो जाए तो लेटेंट हीट गेन का हमें यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा। तो अज्यूम करते हैं कि यहाँ से लिक्विड मूव कर रहा है, यहाँ पर ये हमने पंप कर दिया उसे, पम्प्ड लिक्विड गोज टू दी डिफरेंट ट्यूब्स। तो जो भी आपने चैनल्स वगैरह बना रखे हैं वहाँ से ट्यूब से मूव करता है, और ये जो मरून कलर की ट्यूब्स है वहाँ से आपका लिक्विड ये मूव कर रहा है, यहाँ पर काफ़ी सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। देन इट फर्स्ट गोज टू दी सुपर हीटर ट्यूब्स, और उसके बाद में ये बॉयलर ट्यूब्स जो इन स्टीम जनरेटर ट्यूब्स है वहाँ पर ये मूव करता है, एंड अगेन अगेन इट गोज टू दी पंप फॉर दी रीहीटिंग ऑफ द फ्लूइड, और इसी तरह से साइकिल मूव करता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट थोड़ा सा यहाँ पर कंपैरिजन करने की ज़रूरत है कि दिस फिगर इज़ क्वाइट सिमिलर विद द स्टीम टरबाइन पावर प्लांट। स्टीम टरबाइन पावर प्लांट में हमारे जो चार मेजर डिवाइस थे वो क्या थे? बॉयलर, फर्स्ट इज बॉयलर, ओके, सेकेंड इज आफ्टर बॉयलर व्हाट इज द टरबाइन, टरबाइन के बाद में क्या था? कंडेंसर, और कंडेंसर के बाद में क्या था आपका? पंप। ओके, तो ये चारों चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ रही है, और आप यहाँ से ये भी क्लियरली समझ सकते हैं कि ये जो सोलर पावर प्लांट वाला जो हमारा सिस्टम है वो क्या काम कर रहा है? तो वो बॉयलर का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस बॉयलर वाले डिवाइस से हमने यहाँ पर लिक्विड को स्टीम में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ से एग्जैक्टली अब हम इस फिगर को वापस से समझने की कोशिश करते हैं। बॉयलर में आपने ये जो ब्लू कलर ग्रीन कलर का जो आपको फ्लूइड दिख रहा है, दिस इज वाटर, एंड द येलो कलर इज फॉर द स्टीम। तो यहाँ पर कुछ स्टीम बनी है एंड देन इट गोज टू सोलर सुपर हीटर, जहाँ पर ये कंप्लीट सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो गई है। देन दिस स्टीम गोज टू द टरबाइन, टरबाइन में एक्सपेंशन होता है, और एक्सपेंशन के बाद में दिस गोज टू दी कंडेंसर, कंडेंसर में जो स्टीम थी, लो प्रेशर लो टेम्परेचर की स्टीम थी, उसको हम यहाँ पर लो प्रेशर लो टेम्परेचर के वाटर में कन्वर्ट करते हैं। आई थिंक देर इज़ नो नीड टू रिपीट एवरी बिहेवियर ऑफ द लिक्विड एंड कन्वर्जन, बिकॉज हम लोगों ने इसे डिटेल में स्टीम टरबाइन पावर प्लांट में डिस्कस कर लिया है। उसका मैं जो लिंक है इसी वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ओके, और वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो एक कंडेंसर से आपको जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर का लिक्विड मिल रहा है उसको आपने पंप के थ्रू लो प्रेशर लो टेम्परेचर के लिक्विड को आपने हाई प्रेशर लो टेम्परेचर के वाटर में स्प्रेड करने में काम में ले लिया। तो यहाँ पर यह आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया है। अब एक और चीज़ है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के केस में सोलर इंटेंसिटी काफ़ी हद तक आपको अच्छी मिल जाती है, बट इट इज़ नॉट एवरीवेयर। जो काफ़ी कोल्ड कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ पर सोलर इंटेंसिटी फ्रीक्वेंटली बहुत अच्छी नहीं रहती है। तो वहाँ पर अगर कहीं पर सोलर पावर प्लांट का यूज़ किया जा रहा है तो उन्हें एक सेपरेटली पैरेलल अरेंजमेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है कि अगर कभी सोलर इंटेंसिटी अच्छी खासी ना हो तो उन दिनों में वो क्या करें, तो उन दिनों में वो इसे स्टीम पावर प्लांट बना के काम में ले सकते हैं। तो कंडेंसर के बाद में वो पंप की ओर मूव करते हैं, और पंप्ड वाटर गोज टू दी बॉयलर, जहाँ पर वो किसी फॉसिल फ्यूल का यूज़ करके इस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन एक्सपेंशन इन द टरबाइन, और सेम प्रोसेस कंप्लीट होता है और इस तरह से वो एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ऐसे पैरेलल सिस्टम के थ्रू भी हम सोलर पावर प्लांट को सिस्टम में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जहाँ पर हमें सोलर इंटेंसिटी रेगुलरली बहुत अच्छी नहीं मिलती है। कंडेंसर में आप सभी को पता है कि कंडेंसर में हम कूलिंग ऑफ स्टीम और कन्वर्जन ऑफ स्टीम इनटू वाटर कैसे करते हैं, तो दिस हैपन्स विद द हेल्प ऑफ कूलिंग टावर। तो यहाँ पर कूलिंग टावर से जो हमें कोल्ड वाटर मिलता है वो स्टीम को वाटर करने के काम में आता है, एंड देन दिस हॉट वाटर और द स्टीम गोज टू द कूलिंग टावर, एंड आफ्टर स्प्रे और विद द कॉन्टैक्ट ऑफ एयर हम इससे आप कूल कर लेते हैं, और ये ठंडा पानी जो है उसको वापस से हम सर्कुलेट कर लेते हैं। और आप सभी को पता है कि टरबाइन से जो आप जनरेटर के थ्रू एनर्जी कन्वर्जन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के बाद में आप इसे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आगे सप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज द सप्लीमेंट्री नेचुरल गैस बॉयलर विच इज़ यूज फॉर द supplementary arrangement or the parallel arrangement. Okay. Geothermal power plants are used to
get the energy from the geothermal energy conserved by the earth। देखो एग्जैक्टली क्या होता है कि आपका ये जो अर्थ है, अर्थ के कोर में आप सभी ने पढ़ा है कि क्या होता है, बहुत बॉटम में जो रॉक्स होती है वो अर्थ के कोर की एनर्जी को स्टोर करके रखती है और उससे आपको हाई हीटेड वाटर की आप रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो जो हाईली हीटेड वाटर होता है उसको आप बॉटम से आपको पुल करना होता है विद द हेल्प ऑफ पंप, एंड दैट water is used to convert steam and to run the steam turbine, और स्टीम टरबाइन से आप एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं और उस वाटर को आप वापस से यूज़ करने के बाद में रिलीज़ कर देते हैं ग्राउंड में। तो जिस वेल से आप इस हीटेड वाटर को पुल करते हैं, सक करते हैं, ओके, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन वेल। और जिस वेल के थ्रू आप इस वाटर को वापस से इंजेक्ट करते हैं, दैट इज़ नोन एज द इंजेक्शन वेल्व। ओके, तो ये इंजेक्शन वेल्व के थ्रू आपको फिल करना क्यों ज़रूरी है, अदरवाइज यहाँ पर कैविटी क्रिएट हो जाएगी जो कि एक अर्थक्वेक का वन ऑफ द रीज़न बन सकती है। सो दैट्स वाई यू नीड टू रीफिल दिस। और पर्पज़ एक ये भी है कि हम कंटिन्यूसली ये ऑपरेशन करते रहते हैं ताकि हमें जियोथर्मल पावर प्लांट में कंटिन्यूस सप्लाई मिलती रहे और उसका हम यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो जो स्टीम टरबाइन यहाँ पर आपने रन किया है वो जनरेटर को रन करेगा और जनरेटर की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक है, इम्पॉर्टेंट है और बड़ा आसान है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ अर्थ का यूज़ करके और पावर प्लांट को रन कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। विंड टरबाइन पावर प्लांट आप सभी ने देखा है कि अगर मैं ये बात कहूँ कि अगर मुझे पॉल्यूशन फ्री एनर्जी की बात करनी है तो वहाँ पर हमें विंड टरबाइन का डिस्कशन डेफिनेटली इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये एनर्जी हम कैसे जनरेट कर पाते हैं और क्यों विंड फ्लो को हम यूज़ कर पाते हैं, क्यों विंड फ्लो हमें देखने को मिलता है और कहाँ पर देखने को मिलता है, तो इसको हमें थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। ठीक है, तो वो देखते हैं ये फ्लो ऑफ विंड कैसे होता है और कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। तो देखिए डे टाइम की अगर हम बात करें तो डे टाइम सी ब्रीज कंडीशंस की हम बात करते हैं। तो डे टाइम में क्या होता है, अगर हम सोलर एनर्जी की हम बात करें जहाँ पर अच्छी खासी सोलर एनर्जी आपको देखने को मिल रही है। सो अगर मैं बात करूँ समर सीजन की बात करूँ जिसको हम काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं, तो क्या होता है कि सरफेस के ऊपर जब आपको काफ़ी सारी सोलर इंटेंसिटी यहाँ पर गिरते हुए फील होती है तो आपको ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर काफ़ी हद तक हीटिंग हो जाती है सरफेस की। और सरफेस की जो हीटिंग है उसकी वजह से जो एयर कांटेक्ट में आती है सरफेस के, उसकी भी हीटिंग हो जाती है। एंड बिकॉज ऑफ द हीटिंग ऑफ एयर इट बिकम्स एयर ऑफ लो डेंसिटी। और इसके गर्म हो जाने की वजह से, लो डेंसिटी की एयर बन जाने की वजह से ये ऊपर की ओर लिफ्ट होना स्टार्ट करती है। तो ये जो हवा ऊपर की ओर उठ रही है, हीटेड एयर राइजेस ओवर रिलेटिवली वार्मर लैंड। तो ये जब ऊपर की ओर उठ जाती है तो यहाँ पर क्या बन जाता है, इस जगह पर वैक्यूम बन जाता है, लो प्रेशर जोन बन जाता है। और ये लो प्रेशर जोन जो है वही एयर के मूवमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब ये एग्जैक्टली कैसे करता है, अगर हम सेम डिस्कशन करें वाटर के केसेस में, तो जो वाटर रिजर्वॉयर्स है, वाटर रिजर्वॉयर्स पे क्या होता है कि यहाँ पर वाटर के ऊपर जब सोलर इंटेंसिटी हमें अच्छी खासी देखने को मिलती है तो वाटर कन्वर्ट्स टू वाटर वेपर। और वाटर वेपर्स के एयर में मिक्स होने की वजह से यहाँ की जो एयर है वो डेंसर बन जाती है। डेंसर एयर वो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द मोर डेंसिटी ये नीचे की ओर यहाँ पर काफ़ी एक्यूमुलेट हो जाती है। और यहाँ पर नीचे वाले जोन में लो प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर है। तो बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस व्हाट हैपन्स, एयर का मूवमेंट इधर की ओर होने लगता है और हॉट एयर का मूवमेंट इधर की ओर होने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम बन गया, क्योंकि यहाँ की एयर इधर चली गई है। तो यहाँ पर वैक्यूम बन गया, ऊपर की एयर नीचे आती है और यहाँ पे जो इधर की एयर लेफ्ट में मूव करती है और लेफ्ट वाली एयर ऑलरेडी ऊपर की ओर मूव करती है। तो सो लाइक दैट ये क्लॉकवाइज साइकिल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो वार्म एयर कूल्स एंड डिसेंड्स एंड कूलर एयर इज ड्रॉन इनलैंड बाय द डेवलपिंग थर्मल लो। ठीक है, और ये लो टेम्परेचर हाई प्रेशर का रीज़न है, ये इसको हमने डिस्कस कर लिया है पहले ही। तो ये डे टाइम में एयर सर्कुलेशन का कारण है एंड बिकॉज ऑफ दिस एयर सर्कुलेशन विंड जनरेशन हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है कोस्टल एरियाज में, तटीय इलाकों पर।
ठीक है। ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या होता है, नाइट टाइम में कुछ और देखने को मिलता है। नाइट टाइम में जो एयर है, सरफेस ऑफ द अर्थ, इसकी कूलिंग फास्टर होती है। तो चूंकि यहाँ पर सरफेस की कूलिंग फास्टर होती है, तो यहाँ पर लो टेम्परेचर का रीजन बन जाता है जो कि हाई प्रेशर का बन जाता है। और अगर मैं वाटर के केस में बात करूँ तो यहाँ पर क्या होता है, ऑफ शोर ब्रीजेस की वजह से ये एयर अभी हीटेड होके और ऊपर की ओर मूव करने लगती है। तो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपन्स कि यहाँ पर ये एयर ऊपर उठ गई है ड्यूरिंग द नाइट टाइम। आपको जो समुद्री इलाके या जो वाटर रिजर्वायर्स है वहाँ पर एयर ऊपर की ओर उठते हुए फील होती है। जबकि जो कोस्टल एरिया, जो जो सरफेस एरियाज हैं, वहाँ पर आपको एयर नीचे की ओर, बिकॉज यहाँ पर हायर डेंसिटी की एयर हो जाती है, क्योंकि ये एयर अभी कूलिंग फास्टर हो गई, तो यहाँ पर आपको हाई प्रेशर का रीज़न, लो टेम्परेचर का रीज़न देखने को मिलता है। जबकि आपको वाटर रिजर्वायर्स के केस में हाई टेम्परेचर लो प्रेशर का रीज़न देखने को मिलता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट द फ्लो अकर्स इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पर एयर कूल्स एंड डिसेंड्स इन दैट वे, और ये ऑफ शोर ब्रीज मूव करती है। सो ड्यूरिंग डे टाइम यू फाइंड द ऑन शोर ब्रीज, एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम यू फाइंड ऑफ शोर ब्रीज। ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट एयर और द विंड फ्लो अकर्स, और ये फ्लो ऑफ विंड ही बहुत बड़ा कारण होता है जो कि हमें विंड टरबाइन पावर प्लांट में एनर्जी प्रोडक्शन की हेल्प करता है। ठीक है। आगे मूव करते हैं, टाइडल एनर्जीज की बात करते हैं। आप सभी ने टाइडल एनर्जी के बारे में बेसिक्स, आई होप आप सभी को पता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अज्यूम करते हैं नॉर्मली जो वाटर का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। सो वो अज्यूम कि जब नो टाइड जोन है, नो टाइड रीजन है, तो ये कुछ वाटर लेवल इस लेवल या इस लेवल से भी नीचे की ओर देखने को मिलता है। तो जब टाइड्स आ रहे हैं तो उस दौरान क्या होता है कि आपको सी के इस साइड में, लेफ्ट साइड में, आपको काफ़ी हाई टाइड्स देखने को मिलते हैं। तो इधर का जो लेवल है, वाटर लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और ये इधर की और राइट साइड में मूव कर रहा है, ये कोस्टल एरियाज की तरफ मूव कर रहा है। तो हम यहाँ पर टरबाइन का यूज़ करते हैं कि जो वाटर इधर की ओर मूव कर रहा है तो ये टरबाइन से पास होते हुए मूव करे। तो इस दौरान ये टरबाइन की ब्लेड्स को रन करेगा, और वी विल हार्नेस दिस एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल पावर। ओके। सो दिस इज ड्यूरिंग द टाइड कमिंग इन। जब टाइड्स वापस से जा रहे होते हैं, टाइड्स मूव कर रहे होते हैं, लो टाइड्स का जोन होता है, तो उस दौरान क्या हम करते हैं कि इधर की ओर हम देखते हैं कि यहाँ पर वाटर का लेवल हायर है, जबकि लेफ्ट साइड में आपको वाटर का लेवल लोअर देखने को मिल रहा होता है। तो यहाँ पर आप इसका अगेन यूज़ करते हैं और टरबाइन को रन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग लो टाइड जोन। ठीक है।